नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में हमेशा टालमटोल वाला रवैया अपनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर तैनाती देने के लिए अफसरों को ऑनलाइन अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार की तरफ से यूपी सरकार को एक खत भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन जानकारी न होने की वजह से विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिल पाती है और वहीं संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए अफसरों को 31 जनवरी तक का एक यहां पर डेडलाइन दी गई है। अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन भरने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बीच जानकारी यह भी मिली है कि जो अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते, उन अफसरों को ऑफर लिस्ट, इम्पेलिमेंट या फिर प्रतिनियुक्ति संवेदनशील पदों पर नियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लियरेंस देने से मना किया जा सकता है। इन सबके बीच ये भी माना जा सकता है कि संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करने का मतलब है कि भ्रष्टाचार पर योगी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इस बीच आपके ध्यान में ये बात भी लानी जरूरी है कि योगी सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 2100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई। इसके अलावा करीब 43% मामलों में सजा भी दिलाई गई है। इस बीच अब संपत्ति को लेकर सरकार के कड़े तेवर के चलते जाहिर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी तैयारी की गई है। इसका आने वाले वक्त में कितना असर पड़ेगा, इसी का विश्लेषण अगले 1 घंटे की बहस में आज हम करने वाले हैं। तो लगातार जिस तरह से मोदी सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उसकी आप एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट सरकारों को मुहैया कराया जाए, चाहे वो किसी मंत्रालय में काम करता हो चाहे किसी विभाग में काम करता हो, उनकी सूची बनाकर हमें दीजिए ताकि उनको अनिवार्य रूप से सेवा से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ये बात सामने आई है कि इसमें डिपार्टमेंट खुद ही रुचि नहीं दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स का कहना है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स का यह भी मानना है कि ऐसा करने से सरकार धीरे धीरे निरंकुश हो सकती है और अधिकारियों पर और अधिक शिकंजा कसा जाएगा, जिसके चलते तमाम अधिकारी इस व्यवस्था से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन ये जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या अफसर हैं वो अब भ्रष्टाचार को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि उन पर नकेल कसने की तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जो तंज कसा है उन्होंने, वो जो ट्वीट के माध्यम से या बयान के माध्यम से उन्होंने बोला है कि इस तरह से ये जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि जब उनकी सरकार आएगी तो उनके घर भी बुलडोजर चलेगा। ये कितना सही है, क्योंकि एक तरफ सरकार इतनी अच्छी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष उसे नहीं समझ पा रहा है। और बिल्कुल, और भ्रष्टाचार पर नकेल की तैयारी कर ली गई है। आईएएस ऑफिसर को अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा, ये नियम बना दिया गया है और इसके पहले भी आईआरएस अफसरों पर भी नकेल कसी गई थी। 31 जनवरी तक सभी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT और पेंशन मंत्रालय ने यूपी सरकार को खत भेजा है और इसमें आईएएस नियमावली 1968 के तहत संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें 1972 में भी सीसीएस में एक नियम बनाया गया था काजोल की, वो 48वां नियम था। उसमें कहा गया था कि आप अगर खराब प्रदर्शन करते हैं तो आपको आपकी सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है और इसके आधार पर अब भी मोदी सरकार और योगी सरकार अब काम करने वाली है और इसके लिए तमाम मंत्रालयों को पहले भी DOPT रिमाइंडर जारी कर चुका है। ये तीसरी बार रिमाइंडर दिया गया है उनकी तरफ से कि आप जल्द से जल्द इनकी सूची बनाकर हमको दीजिए। लेकिन जो सीनियर अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सूची देने के पक्ष में नहीं है। उनका तर्क यह है कि इससे सरकार धीरे धीरे हमारे ऊपर शिकंजा और कस देगी। अगर हम स्वतंत्रता से कुछ काम करना चाहेंगे तो इसको बाध्यता के रूप में फिर धीरे धीरे सरकार बना देगी। एक अधिकारी के अंदर डर बन जाएगा कि अगर मैं सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करूंगा तो उसके बाद मेरे ऊपर नकेल कसी जा सकती है। कब मुझको भ्रष्ट घोषित कर दिया जाएगा, कब मुझको यह साबित कर दिया जाएगा किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा कि मेरा प्रदर्शन खराब है। इन सब डरों की वजह से अभी कोई अधिकारी इसमें खुलकर सामने नहीं आ रहा है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं खुद इसकी आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आलोक, जिस तरह से ये डर की बात सामने आ रही है कि अधिकारियों में ये डर है, ये डर क्यों है? क्योंकि अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं, अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर आप पर नकेल क्यों कसी जाएगी? नकेल उस पर कसी जा रही है जो कि घूस लेते पकड़े हुए हैं या फिर किसी मामलों में संलिप्त हैं वो। अगर बात की जाए साल 2017 से 2019 तक की, तो अभियोजन विभाग में 1648 भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालयों में पैरवी कर कार्रवाई कराई गई है और 2017 से अब तक
50 पीसीएस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक और 44 पीसीएस अफसरों पर लघु दंडात्मक कार्रवाई की गई है। क्यों की गई, इसके पीछे बहुत ठोस वजह है कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, या तो वो भ्रष्ट थे या फिर उनकी मिलीभगत थी। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार पर योगी का एक्शन किस तरह सामने आया, एक बार वो भी दर्शकों को बता देते हैं। ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पर हैं। इस वक्त भ्रष्टाचार के कुल 43.85% मामलों में सजा भी दी गई है। 2017 में घूस लेते हुए 38 अधिकारियों को पकड़ा गया था, यह भी तथ्य सामने आया है। और इसमें किस तरह से नॉन ट्रैप में 14 और अन्य मामलों के 5 अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए, उन पर एक्शन भी हुआ है। और साथ ही 2018 में घूस लेते हुए 390 अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया और उन पर कार्रवाई हुई है। तो योगी लगातार सख्त हैं और देखा जाए 2018 में 130 विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया गया, मतलब उनको गिरफ्तार भी किया गया है जांच के बाद। और 2019 में 835 अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए हैं और उन पर एक्शन हुआ है। 2019 में घूस लेते पकड़े गए 26.47% अधिकारी और कर्मचारियों को सजा दी गई है। तो अब तक 2100 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं। काजोल, बिल्कुल, और एक्शन लगातार लिया भी जा रहा है, क्योंकि 2017 से 2019 तक 1648 मामलों में कार्रवाई हुई है। और बात की जाए, ये तो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जैसे कोई शिकायत करता जाता है तो वहां पर उनके खिलाफ ठीक से नहीं वो पेश आते हैं, तो उन पर भी एक्शन लिया गया है। 429 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। इसके अलावा 106 पुलिसकर्मियों को परिनिंदा, प्रविष्टि आदि दंड से दंडित भी किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है अब निकलकर सामने आ रही हैं, यानी कि चाहे वो ऊंचे स्तर पर बैठा कोई अधिकारी हो या निम्न तबके का कोई व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर भ्रष्टाचारी है, घूस ले रहा है। और हमने देखा है आलोक, जिस तरह से पिछले 2020 की हम बात करें या 2019 की हम बात करें, कितने ऐसे लेखपाल की तस्वीरें सामने आई हैं या वीडियो वायरल हुए हैं जो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। और इसके बाद से लगातार योगी सरकार एक्शन भी ले रही है। जो छोटे कर्मचारी हैं उस पर भी, और जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उस पर मोदी सरकार भी अब सख्त हो चुकी है, क्योंकि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये केंद्रीय सेवाओं में आते हैं और इनके लिए जो गाइडलाइंस है वो बहुत ही सख्त है और इनको स्वतंत्रता काफी हद तक संविधान के जरिए भी दी गई है। और इसीलिए अब सरकार ये चाहती है कि ये अपनी स्वतंत्रता का जो जानबूझकर जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, जो कि वरिष्ठ होते हैं, सचिव बनते हैं, आगे प्रमोट होके, उन पर नकेल कसी जाए, कहीं ना कहीं ये निरंकुश ना होने पाए, क्योंकि इन पर अगर नकेल नहीं कसी जाती है तो ये लगातार उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार को बल मिलता है। भले ही भ्रष्टाचार में ये डायरेक्ट संलिप्त ना हो, लेकिन ये उन चीज़ों पर अपनी निगाहों को फेर लेते हैं जिसके चलते छोटे कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। कड़े एक्शन की जरूरत होती है, कड़े एक्शन नहीं लेते हैं। जहां पर इनको फाइलों में बहुत ही जल्दी सिग्नेचर करने की या उसमें एक्शन लेने की जरूरत होती है, उन फाइलों को लटका कर अपने ऑफिस में रखते हैं। तमाम ऐसी नीतियां हैं, तमाम ऐसे नियम हैं सिविल सेवा में जिनके चलते इनको इस चीज की छूट है कि वो जांच के नाम पर, तो कभी उसमें जो विवेचना है उसके नाम पर फाइलों को लटका देते हैं और टेबल टू टेबल उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। जो भ्रष्टाचार की एबीसीडी है उसमें बड़ा योगदान इनका रहता है। तो उसके चलते भी अब मोदी सरकार और योगी सरकार बिल्कुल सख्त है। मोदी सरकार ने चिट्ठी लिखी है यूपी सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी उन लोगों की सूची दीजिए, और डीओपीटी ने भी ये जानकारी दी है कि हमने कम से कम 100 मंत्रालयों के तमाम विभागों को हमने पत्र लिखा है, उनको हमने तीसरी बार रिमाइंडर जारी किया है कि आप जल्द से जल्द हमको इसमें जानकारी दीजिए कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनका प्रदर्शन खराब है, जिन पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। और उन पर एक्शन तभी लिया जा सकेगा जब वरिष्ठ अधिकारी सूची देंगे, लेकिन अब हर्डल यहीं पर है जहां पर कि वो सूची को दे देंगे, नाम सामने आ जाएंगे जो कि अभी तक सामने नहीं आए। बिल्कुल, और इस सिलसिले में लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशासनिक जो फेरबदल है वो भी हमने बहुत देखा है। कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें पदोन्नत भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीजें भी हो रही है, पॉजिटिव भी बहुत हो रही हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन भी हो रहा है, हर चाहे वो वेतन में लेकर हो, चाहे वो पद को लेकर हो। यानी कि योगी सरकार हर तरीके से काम कर रही है। जनता के हित में तो है ही है, लेकिन जो अफसर हैं उनके हित में भी है। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे या फिर आप किसी भी तरह से संलिप्त उसमें पाए जाएंगे, तो आप पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अधिकारी हैं, आपके पास एक पद है, आप बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, और इसी को लेकर जो केंद्र की सरकार है और जो यूपी सरकार है वो अब इसमें सख्त होने जा रही है। भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, और जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बात करते थे अब उसी का एक सबूत एक तरह से सामने आया है कि जानकारी न देने पर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिल पाती है, जिसके चलते एक्शन भी नहीं हो पाता है। अब तक 2100 से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लिया जा चुका है। ये
एक तरह का आंकड़ा जारी किया है यूपी सरकार ने। उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं लापरवाह थे, और तमाम ऐसे अधिकारियों पर हमने कार्रवाई की जो कि रंगे हाथ पकड़े गए थे। और रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद तो सीधी सी बात है, उनसे कारण पूछा जाएगा और उसके बाद उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, और जो भी संबद्ध धाराएं होंगी उसके विरुद्ध अगर कोई एक ऐसा आपराधिक मामला बनता है तो आपराधिक मामले के तहत भी उनको जेल भेजा जाएगा। 2018 में भी आपको याद होगा कि 390 अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था, उन पर सख्त एक्शन हुआ था। उनको बाद में कुछ अधिकारी कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ साजिश हुई है, लेकिन इसमें विभाग ने खुद फिर ये आंकड़े जुटाए कि नहीं, इनके विरुद्ध कोई साजिश नहीं हुई है, ये लगातार इस तरह के कार्यों में संलिप्त थे। 2019 में इसी तरह के 835 कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ विजय खेरा होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आलोक रंजन पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, अब्दुल हाफिज प्रवक्ता सपा हैं, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो निरंजन पोद्दार, सबसे पहले आपके पास यह जाना चाहूंगा, ये समझने की जरूरत है कि लगातार जो आरोप लगते हैं, कहीं पर भी देखिए भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद या तो किसी की जान चली जाए या किसी आम जनता का नुकसान हो जाए, सबसे पहली उंगली उठती है कि नहीं सरकार के चलते ऐसा हो गया। अब जब इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर कमी तो आएगी इससे। देखिए आलोक जी, इसीलिए किसी ने कहा है यथा राजा तथा प्रजा, कि सबसे पहले अगर आपको ईमानदारी धरातल पे लानी है तो सबसे पहले खुद को ईमानदार, स्वयं को ईमानदार होना पड़ेगा। और आज ये देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी बेदाग सरकार चला रहे हैं। तो इन्होंने जो पिछले कुछ सालों के अंदर इन्होंने अपने जो इनका जहां ये बैठते हैं सचिवालय, जो केंद्रीय सचिवालय है तथा प्रदेश सचिवालय है, वहां पहले इन्होंने वहां से सफाई करना शुरू करी थी। और अब जो आपने जो सवाल किया था उसका मैं एक तार्किक उदाहरण ये देना चाहता हूं आलोक जी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 साल के अंदर जो सिस्टम जिस तरीके से जड़वत हो गया था कि सरकार चाहे कितनी ही अच्छी आए, कुछ पॉलिसियां मनमोहन सिंह सरकार की भी अच्छी थी, किंतु क्या है कि उसको एग्जीक्यूट जो करेगी वो मशीनरी करेगी, एग्जीक्यूशन मशीनरी उसको एग्जीक्यूट करेगी, नौकरशाह करेगी। केंद्रीय सचिवालय से राज्य सचिवालय पे, उसके बाद में जिला अधिकारियों के पास, उसके बाद में तहसील अधिकारियों के पास, उसके बाद में ग्राम पंचायत, तालुका, वार्ड समिति, इस तरीके से ये सारी की सारी मशीनरी पहुंचती है। अब अगर मान लीजिए सचिवालय से के अंदर ही उसके अंदर घुन लग जाए, केंद्रीय सचिवालय में ही घुन लग जाए, तो जैसे राजीव गांधी जी ने सन 1987 के अंदर कहा था कि हम केंद्र से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 10 पैसे पहुंचते हैं, तो वो 90 पैसे कहां जाते थे? वो 90 पैसे इस मशीनरी के जाल में फंस जाते थे। और आज ये जो राज्य सरकार और मोदी सरकार या केंद्र सरकार जिस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए इनको मुसीबत का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक आईएएस और आईपीएस जो लॉबी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी मानी जाती है और किसी भी सत्ता के अंदर इनका बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है। तो निश्चित रूप से जब इनके ऊपर खुद के ऊपर आकर के पड़ेगी तो ये निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब राजा अगर मान लीजिए सख्त है और राजा अगर निष्कलंक है तो निश्चित रूप से उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और ये देश अब अपनी सही दिशा में चल पड़ा है, मेरा तो यही मानना है। इसमें यह भी एक सबसे अहम सवाल है कि तमाम ऐसे आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिनका वेतन निश्चित है, उसी वेतन के हिसाब से उनके पास संपत्तियां होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आज उसकी नियुक्ति हुई है, पता चला 10 साल बाद उसके पास 10 फार्म हाउस हैं, उसके पास BMW है, ऑडी है। तो क्या सरकार को ये चीजें दिखती नहीं है क्या? या सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं उनके पास भी इस तरह से होता है कि मामूली सा विधायक कोई जीतता है, उसके बाद 5 सालों में पता नहीं उसके पास कौन सा ऐसा कुबेर का खजाना लग जाता है कि उसके पास फार्म हाउस, उसके पास यहां पर प्लॉट, वहां पर कोठी, पता चला लखनऊ में कई सारी उसकी दुकानें हो गई, उसके पास ऑडी भी है, BMW भी है, तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी में खरीद नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जाल भी तो है। निश्चित रूप से आलोक जी, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे अभी एक यादव सिंह तो एक उदाहरण है आपके सामने, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी अकूत संपत्ति है कि अगर वो आज पैसों के आग लगाना चालू कर दे, अपने पैसों को आग लगाना चालू करते तो 1 महीने तक वो आग जलती रहेगी। मैं आपको बता दूं इतना पैसा उनके पास है। और अब जिस तरीके से ये सरकार उनके ऊपर अटैक कर रही है या मान लीजिए उनको इस घेरे में ला रही है, तो निश्चित रूप से
जो बेईमान टाइप के लोग हैं उनके अंदर तिलमिलाट तो जरूर होगा। किंतु देखिए, इससे एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जैसे अभी काजल जी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले कुछ समय के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी इन्होंने एक साथ साथ चलाई है कि जो अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेट्स और जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको पारितोषिक मिल रहा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, उनको मेडल मिल रहे हैं। तो देखिए, इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। और मैं अगर इसको कुछ नाम अगर मैं आपके स्टूडियो में गिनाऊं तो देखिए आलोक जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इसका एक परिवर्तन हमने देखा है कि हम अब जैसे गाजियाबाद के अंदर, तो हम गाजियाबाद के अंदर भी देख सकते हैं कि एक समय में जो जिलाधिकारी कार्यालय है या मान लीजिए जो एसएसपी कार्यालय है, ये एक समझ लीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग की एक दुकान हुआ करता था। किंतु आज आप देखिए, जैसे ये हमारे जो एसएसपी है कलानिधि नथानी साहब, तो ये किसी की अप्रोच नहीं मानते, किसी मंत्री की, संतरी की, किसी कार्यपालिका की या किसी की भी ये अप्रोच नहीं मानते, ये तुरंत फैसला करते हैं। और इसका ये परिणाम है कि आज एक आप ये मान के चलिए कि सीओ लेवल से लेकर के और एक कांस्टेबल लेवल तक हर व्यक्ति आज अपनी ड्यूटी के अंदर मुस्तैद है, और जो लोग अभी भी नहीं सुधर पा रहे हैं उनकी छटनी हो रही है आलोक जी। बिल्कुल। विजय खेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरह से अब सरकार इसमें पूरी तरह से नकेल कसेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल आपके सामने आएगा वो वरिष्ठ अधिकारियों का ही आने वाला है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना है कि ऐसा करके सरकार हमको टारगेट कर रही है, सरकार हमको तंग कर रही है। नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई टारगेट का सवाल है। एम्प्लॉई, कर्मचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे क्लर्क हो चाहे चपरासी हो या IAS अफसर हो, IPS अफसर, इस तरह के नियम जो भ्रष्टता के नियम है, जिसमें भ्रष्टता की होने के चांसेस है, वो सबके लिए बराबर एक जैसा होना चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ना IAS लॉबी का विरोध करेगी, मैं अभी आपसे बता देता हूँ, क्योंकि सारे IAS IPS ऑफिसर तो भ्रष्ट हैं ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं कि 24 घंटे अपना बिस्तर अटैची बांध के रखे रहते हैं, बिल्कुल, कि चाहे उनकी एक साल में 4 ट्रांसफर हो जाए। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। एक भी IPS अफसर, कई IPS अफसर ऐसे हैं कि जिनका 2-2 साल में 6 से 5-5 ट्रांसफर हो जाते हैं। रोजाना उनका बिस्तर बंधा रहता है, वो खोलते ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक नियम बना हुआ है कि आपको प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है साल के आखिर में, तो भरना ही चाहिए। आप कानून से परे क्यों होना चाहते हैं? अब उत्तर प्रदेश का ही लें अगर, तो खाली उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी रिटर्न ही नहीं भरा, कई साल से नहीं भरा। ये DOP की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, भारत सरकार की, यहाँ इनका रिटर्न जाता है फाइनली, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इन लोगों की। अच्छा, अकेले दिल्ली में भी UT कैडर में भी आती है, 40 लोगों ने नहीं भरा। ऐसे कई जगह है। तो जो नियम बना है तो आप अपना प्रॉपर्टी रिटर्न उनको भरना चाहिए, पहली बात तो ये है। और ये हम कह नहीं सकते कि भूल जाते हैं। इतना लंबा PA प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना ठिकाना होता है, और वो इंटेलिजेंट लोग हैं, मेमोरी उनकी कम हो नहीं सकती, तो भूलने वाली बात तो नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल विजय जी, लेकिन कुछ लोग, कुछ IAS अधिकारी, IPS अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे जो नियम है उनको फॉलो किया है, और उसके तहत जो भी जानकारी अब मांगी जा रही है वो सारी जानकारी उन्होंने ऑनलाइन दी है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्या ये वही हैं जो अपने आप को IPS IAS तो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा सारे सिविल सर्वेंट ऐसे नहीं है। IAS IPS जो भी सिविल सर्वेंट हैं सारे नहीं है। दो एक ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश ना भी भर पाए हों, तो अब भरने का मौका दिया गया है उनको 31 जनवरी तक का। जनवरी एंड में सब भर दें, और अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि IAS IPS से ज्यादा अगर संख्या में आप देखेंगे तो PCS से जनता दुखी है। SDM के निर्णय, SDPO जो इस लेवल पे लोग हैं, वो सिविल सर्वेंट इससे भी ज्यादा, मतलब जब शिकायतें उनकी आती है जनता के द्वारा, उनके PA तंग करते हैं, फाइल रख के बैठ जाते हैं, जनता चक्कर लगाती रहती है। बल्कि IAS वगैरह कलेक्टर के यहाँ तो सुनवाई हो जाती है। गरीब अमीर कोई भी पहुंच जाए, दुखदाई आदमी तो मैंने देखा है, और पर्टिकुलरली SP के यहाँ तो हो जाती है, जो मेरा अनुभव है इतने बच्चों का राजनीति। अधिकारी जो है सुनवाई नहीं करते, बाहर भगा देते हैं, समय पे बैठते नहीं है। उन पर भी नकेल अभी कसी जा रही है। और एक बात और है, वही नकेल कर सकता है मुख्यमंत्री जो खुद से ईमानदार होगा। बेईमान मुख्यमंत्री जो जब भी होगा
तो बेईमान आईएएस को अच्छी अच्छी संवेदनशील पोस्टिंग देगा। सपा में ऐसा हुआ है। मैं एक अभी आलोक रंजन जी हमारे साथ हैं, एक आध दो अपवाद छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी का नेता होगा, आलोक रंजन जी को अच्छी तरह जानते हैं कि थ्रू आउट ऑनेस्ट मैन है। एक आध दो अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश अच्छी पोस्टिंग उन्हीं लोगों को मिलती रही पुराने राज्यों में, सरकारों में, कि जो लोग करप्ट थे वो एक ही के पोस्ट पे 2-2 4-4 बार रहते थे। तो ये सब बंद होना चाहिए, टेन्योर पोस्टिंग होना चाहिए। एक अच्छा आईएएस आईपीएस एक जिले में पोस्ट हो जाए तो 2 साल उसको टच ही नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी शिकायत नहीं आ जाए, ताकि वो निर्भीकता पूर्वक ईमानदारी से अपना काम कर सके। ये तो मैं जरूर चाहूंगा और कहूंगा। ठीक है, और जरूर अपना रिटर्न भरना चाहिए समय से। विजय जी देखिए, रिटर्न की बात तो अपनी जगह है कि संपत्ति की उनको पूरी तरह से जानकारी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी तो कहा गया है, जो आपका एक विभाग है केंद्र सरकार का डीओपीटी, उसमें यह भी कहा गया है कि हमने 3 रिमाइंडर भेजे हैं तमाम मंत्रालयों को और हमने उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी है जो कि अपना ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमको लिस्ट ही नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सीनियर लेवल पर कुछ अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन अब देखिए ये सजा काफी नहीं है। जैसे 3 सजाएं अभी इन्होंने बताई है डीओपी ने कि उनकी विजिलेंस क्लियरेंस रोक लीजिएगा या उनको डेपुटेशन पर मत भेजिएगा, ये 2-3 बातें, या उन्हें सेंसिटिव पोस्टिंग नहीं दीजिएगा, पर ये सफिशिएंट नहीं है। अरे पनिश कीजिए ना, प्रमोशन रोकिए उनका। डीओपी भी तो आखिरकार कंट्रोल सीनियर सिविल सर्वेंट से ही होती है ना, नेताओं से तो नहीं होती। और नेताओं को इतना ज्ञान होता भी नहीं और हो भी नहीं सकेगा कभी। जो इस लाइन का आदमी उसको वही पता होगा। तो वो अच्छे ऑफिसर्स आए और सजेस्ट करें मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा करो। आज समाज बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है, देश आबादी की ओर बढ़ रहा है। इस समय जरूरत है ईमानदार अफसरों की और उनको तरजीह दी जाए, उनको संवेदनशील पोस्टिंग पर रखा जाए और उनकी सलाह ऐसे आई अफसर की सलाह मानी जाए। वो इंटेलिजेंट सोसाइटी है, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अनुभव उनके अच्छे हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, बिल्कुल सही लाभ उठाना चाहिए सरकार को, उन लोगों का, अच्छे अफसर का। और जो बुरे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन्हें तो रोकना चाहिए ही नहीं। ये सजा भी बड़ी। अब कई एक और समस्या है, आईएएस अफसर या मतलब ऑल इंडिया कैडर के सर्विसेज जो है कम्युनिटी एंजॉय करते हैं। अगर इनको सस्पेंड कर दो तो चार्जशीट या ना हो या कुछ हो, 46वें दिन अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, ड्यूटी का आदेश है। ये आदेश दूसरों के लिए नहीं है। बाकी अगर क्लर्क सस्पेंड हो जाए, सुप्रीम सस्पेंड हो जाए तो 8-10 साल तक चार्जशीट नहीं होती है। ठीक है विजय जी। आलोक रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईएएस हैं। आलोक जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उसमें छात्र हुआ करता था, आपके चर्चे खूब होते थे कि आप जहां भी जाते थे वहां पर तमाम भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच जाता था। अखबार में आपके लिए आर्टिकल आते थे कि आपने यहाँ पर आज औचक निरीक्षण लिया। आपको क्या लगता है कि डीओपीटी जिस तरह से आंकड़े मांग रहा है उसमें सभी मंत्रालयों को सहयोग करना चाहिए ना, क्योंकि इससे कम से कम उन अधिकारियों की पहचान आसान हो जाएगी जो कि ठीक से काम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल सहयोग देना चाहिए। और सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बात कही गई है कि अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा रोक दे 31 जनवरी तक, तो 31 जनवरी तक अगर ब्यौरा देना है, ये कोई नया नियम नहीं है, ये नियम पहले से भी चला आ रहा है। और हर साल हम लोग भी जब आईएएस में सेवा में थे, अभी तो मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, हर साल 31 जनवरी के पहले पहले अपना पूरी प्रॉपर्टी का रिटर्न जो है वो फाइल करके दिया करते थे शासन को। और यही नहीं, जो हम लोगों की एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है उसमें इसका कॉलम हुआ करता था कि क्या आपने अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया और किस तारीख को दिया। तो वो अगर सही तारीख तक नहीं दिया होता था तो वो आपके अगेंस्ट माना जाता था और उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी या आपका मूल्यांकन खराब हो सकता था उसके तहत। तो ये एक बिल्कुल प्रक्रिया थी कि हर साल ये बहुत जरूरी था कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दें एक सर्टेन डे तक, और हम लोग सब दिया करते थे। इसमें मेरे ख्याल कोई इसकी वो बात नहीं है, इसकी तो अनिवार्यता है और रहनी चाहिए। और अगर जो नहीं दिया है तो ये तो कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं कि जिन्होंने नहीं दिया है। आलोक जी, जब ये नियम बहुत पुराना है और बहुत पहले से चला आ रहा है तो फिर अभी कुछ अधिकारियों को आपत्ति क्यों है इससे? नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति का सवाल ही नहीं होता। आपको बता रहा हूँ ना, आईएएस की मूल्यांकन के हमारा जो प्रोफार्मा होता है उसमें लिखा हुआ है कि आपने अपना वार्षिक मूल्यांकन प्रॉपर्टी रिटर्न दिया है, किस तारीख तक दिया है। 31 जनवरी डेट होती है। हमने, मुझे याद है, मैं तो 2016 में रिटायर हुआ, उसके 10-15 साल पहले से मैं रिटर्न भर रहा हूँ लगातार। तब से करीब 2000 कुछ में सीबीसी की गाइडलाइंस आई थी, तब से ये लागू हो गया है। कोई नया नियम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, ये अच्छी तरह से याद है मुझे कि और इसमें ये जारी होता रहा है। अब कई बात है कि तब भी ये बातें सामने आती थी कि 31 जनवरी को हम लोग आंकड़ा लेते थे तो कई लोग नहीं भरते थे। उन लोग हम सब चिट्ठी लिखते थे उनको तुरंत
कि आप तुरंत भरिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अधिकांश लोग फिर 31 जनवरी तक फिर भर दिया करते थे। ये मैंने अपने अनुभव में पाया था, क्योंकि उनको भी ये रियलाइजेशन है कि आगे का प्रमोशन उनका इससे बाधित हो जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है इसको लेके। क्योंकि ये अगर ना भरना एक तरीके का संदेह उत्पन्न करता है कि आप क्यों नहीं भर रहे हैं भाई, क्या संदेह की बात है, क्या चीज आप छुपाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये तो भरना अनिवार्य होना ही चाहिए, और भरना चाहिए अधिकारी को। जो नहीं भरता है उसके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल। और जल्द आपका रुख करेंगे आलोक जी। अब्दुल हाफिज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। अब्दुल हाफिज जी, ये जो फैसला लगातार हम देख रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार ने जिस तरह से राज्य सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो नियम है उसको बार बार रिवाइंड किया जा रहा है, ताकि जो भी डिटेल्स देनी है, जो भी फॉर्म भरने हो, फिलअप हो ऑनलाइन तरीके से। लेकिन जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है, ये कहा है कि सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो बेहद गलत है, जब हमारा समय आएगा तो हम आपके घर पर भी बुलडोजर चलवा देंगे, ये कहां तक सही है? देखिए, अभी मैं आलोक रंजन जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि ये कोई नया नियम नहीं है। जितने भी सिविल सर्विसेज में लोग होते हैं उनको अपने एसेट्स की जानकारी देनी पड़ती है सरकार को, और पहले भी सिविल सर्वेंट्स ने ये जानकारी दी है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्टेटमेंट आया था, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि सभी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी आय का ब्यौरा सरकार को दें। अब 2017 में ये स्टेटमेंट सुना था, अब 2020 का भी खात्मा हो गया, 2021 शुरू हो गया, और अभी तक सरकार ये कह रही है कि सिविल सर्वेंट जो हैं अपनी आय का ब्यौरा सरकार के पास सबमिट करें। केंद्र सरकार का भी मुझे लगता है कि इसी तरह का कुछ ना कुछ सिस्टम है कि वहां पर भी लोग जो है अपनी आय के रिटर्न्स को सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सरकार का मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया है कि केंद्र सरकार को भी आज 7 साल होने वाले हैं, आज राज्य सरकार को करीब 4 साल होने वाले हैं, और बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि सिविल सर्वेंट अपनी आय का ब्यौरा जो है सरकारों को दें, और ये नियम है। तो सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। बार बार स्टेटमेंट देते हैं, बहस टीवी चैनलों पर हम और आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर से मामला शांत हो जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार को ये जानकारी पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए कि कौन से अधिकारी हैं जो अपनी आय का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, ताकि उन IAS ऑफिसर के खिलाफ, उन सिविल सर्वेंट के खिलाफ पब्लिक परसेप्शन बने कि ये लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं अपना ब्यौरा देने में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो सरकार को पब्लिक डोमेन में उन लोगों के नाम लाने चाहिए। देखिए, जब कैंडिडेट जो पॉलिटिकल आप सिस्टम में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ये रूल्स बनाए हैं कि जब भी कोई उम्मीदवार अपना पर्चा भरता है तो उसको अपनी आय का ब्यौरा, अपने परिवार की आय का ब्यौरा, अपने जो उसके केसेस जिसके खिलाफ फाइल हैं, या सरकार के जो उसकी जो लाइबिलिटीज हैं किसी बैंक वगैरह की, वो भी उसको ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये कंपल्शन पॉलिटिकल। बिल्कुल अब्दुल जी, मैंने आपसे जो सवाल किया था आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया है, और खैर जो आप सवाल कर रहे हैं, जो आपके मन में सवाल है, उसका जवाब देने के लिए इस पैनल में पूर्व IAS ऑफिसर जो हैं वो मौजूद हैं, आलोक रंजन जी। आलोक जी, आपने सभी बातें सुनी होंगी, अब्दुल हाफिज जी वो क्या कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? नहीं, जो उन्होंने बात कही कि अगर लोग ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, वो बात तो मैंने भी रखी थी। जो अगर ब्यौरा नहीं दे रहा है अपना, तो वो तो नियम का उल्लंघन कर रहा है ना, क्योंकि तो शासन की नीति है कि आपको ब्यौरा देना है। तो अगर उसको एक बार उसको मौका दे दे, चिट्ठी तक चली जाए, फिर भी वो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई नियम के अंतर्गत बनती है वो करनी चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो एक संदेह के घेरे में आ जाते हैं कि आखिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और किसी भी तरीके से किसी शासकीय अधिकारी को शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं, उसको वो प्रश्न नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन है, तो उससे उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अपनी सिविल सर्वेंट्स को अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हेमंत जी, जिस तरह से आपने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स के प्रदर्शन की बात तो की जा रही है, उनकी संपत्ति की बात की जा रही है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल जनता के मन में है कि आखिर नेताओं का क्या है? नेता भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है। अगर कार्यपालिका अपनी जगह काम कर रही है तो विधायिका का भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन तो होना चाहिए ना कि इन्होंने क्या काम किया है 5 सालों के दौरान में। आप थोड़ा ध्यान सुनिए। लेकिन 2 बातें हैं, जरूरी नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को डील करने जो स्टाइल, जो फंक्शनिंग भारत सरकार की हो, राज्य सरकारें भी उसी तौर पर उसी तरीके से चले। अक्सर देखा गया, खास तौर से नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार आने के बाद
क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय फलक पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एक बड़ी बुनियादी तब्दीली की और एक फार्मूला है 360 डिग्री का, जो ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करेंगे उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन उस पैमाने पर होगा, उसी हिसाब से उनको तरक्की मिलेगी, मतलब वो अगले स्टेज के लिए प्रमोट होंगे, इम्पैनल होंगे। ठीक है, लेकिन इसी दौरान कई राज्यों में, इवन उत्तर प्रदेश में भी बहुत से ऐसे IAS अफसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो एडिशनल सेक्रेटरी के लिए इम्पैनल नहीं हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या सेक्रेटरी के लिए नहीं हुए, वो चीफ सेक्रेटरी एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके समान वेतन क्रम वाले पदों पर बैठने लगे। इसका मतलब वो चीजें पहली बात है। ये विषय थोड़ा दूर है, लेकिन मैं थोड़ा क्लैरिटी रख दे रहा हूँ। आलोक रंजन जी ने तो लगातार इतने साल देखा है, 28 बैच के टॉप अफसर हैं, शानदार बैच जिनका रहा भारत में। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि अभी जो विषय है, अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1959 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है 1972 सेवा में आने वाले सभी अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा देना होगा। उसके लिए 10 वर्षों से जनवरी मुकम्मल की गई है तारीख। और अभी जो आदेश आए कि कुछ भी नहीं, ये तो खाली है कि 31 जनवरी तक आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दाखिल कर दे, ताकि विजिलेंस क्लियरेंस या आपको जो इम्पैनलमेंट होना है, आपकी जो रिपोर्ट बननी है, जो डीओपीटी पास जो बनती है, उसमें दिक्कत न हो। लेकिन एक बात और बता दूं, इस देश में ज्यादातर राज्यों में IAS अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में अक्सर विलंब किया है। जैसे अभी भी उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम अधिकारियों ने अपना आय का ब्यौरा 2020 का नहीं दिया है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के नियुक्ति विभाग को डीओपीटी की चिट्ठी आई है। अब आलोक रंजन साहब हैं, बहुत ब्राइट अफसर रहे हैं, लेकिन मैं अखिलेश यादव सरकार की बात बता दूं, 2012 से लेकर 2014 तक उत्तर प्रदेश 2013-14 में समय सीमा गुजर जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश के 60 IAS अफसरों ने अपने आय का ब्यौरा नहीं दिया था, जिसमें उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी साहब भी, जो आपके बैचमेट हैं, रहे हैं, आलोक जी, उनका भी नाम शामिल था, कई ऐसे अफसर शामिल थे। ये ब्यौरा देने में आना खानी की रवायत पुरानी है, लेकिन अब उस विषय पाइए जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, करप्शन। आपने भी जो सवाल किया, मायावती या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव या किसी नेता पर अगर आय से 100 गुना ज्यादा संपत्ति बटोरने का आरोप है, तो क्या बिना ब्यूरोक्रेट के सहयोग से संभव है? नहीं लगता। बहुत सही, नहीं मानेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 3 दशकों से कोई टिप्पणी पूरी टीम नहीं होगी, आज भी है। योगी आदित्यनाथ की कुछ चिंता ब्यूरोक्रेट है, जिनको मारा जाता है, उनके सबसे नजदीकी वही सारा काम देखते हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। ये अलग बात है जो उनका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या आपने कभी देखा पिछले 5-8 सालों में कि किसी ब्यूरोक्रेट की, जिसके बारे में आपने भी कहा, अभी आपके जो पैनलिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, उन्होंने भी कहा कि सही गुना कमा लेते हैं, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना की संपत्ति बनाने वाले अपनी आय के मुकाबले कितने ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेस किया गया पिछले 5-6 साल में? किसी बात नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की तो बात हो ही रही है। सवाल मैंने एक आपसे जुड़ा हुआ ये भी पूछा कि नेताओं का क्या? अरे मुझे कर रहा हूँ, सुनते जाइए, सुनिएगा। अभी आप मुझे बताइए, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, बड़े मेहनती मुख्यमंत्री हैं, चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी सफाई रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन आप मुझे बताइए, कितने IAS अफसरों के बंगले, कितने फार्म हाउस तलाशे गए, क्योंकि इसका कोई वैकेंसी भी नहीं है। और है तो ब्यूरोक्रेसी पर जब सरकार डिपेंड होती है, तो ब्यूरोक्रेसी के किचन में, उनके आंगन में, उनके बेडरूम में, उनकी संपत्ति में, उनके डाक बंगले में, उनके फार्म हाउस में हाथ नहीं डालती। अगर डाला हो तो बता दीजिए मुझे। कम से कम उत्तर प्रदेश के 100 अफसरों के बारे में चर्चा होती है, उनके बड़े फार्म हाउसेज हैं, बड़े उद्योग हैं, बड़ी दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कितने पकड़े गए कोई बताएगा? ठीक, भाषण करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। दूसरी बात, हो सकता है लोग कितने अनुभवी हो, इनको ये बात नहीं खराब लगे,
लेकिन अगर 2014 से एक था जरूर आया, 2014 से पहले चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, ब्यूरोक्रेसी का पूरी तरीके से एक दबदबा होता। दबदबा मेरा मतलब कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिल जाते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट का राज्य सरकारों पर या केंद्र सरकारों पर इतना ज्यादा असर रहता था कि बिना उनका साथ नहीं कर सकते थे, चाहे ईमानदारी से काम करना चाहे बेईमानी शामिल होना चाहे। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने अच्छे ब्यूरोक्रेट को अच्छा करना शुरू किया, फिर अच्छे ब्यूरोक्रेट को सचिव स्तर पर या अपर सचिव स्तर पर तैनाती देनी शुरू की, उनकी भी खूबियां रिकॉर्डिंग करवाई। बताते थे तक है कि कई एडिशनल सेक्रेटरी जो प्यून है फोर्थ क्लास के उपाय, वो भी देखते किससे मिले, कहाँ मिले, क्या हुआ, इस तरह के मतलब जिस तरह काम हुआ उसका बदलाव दिखा, लेकिन वो सरकारों में नहीं हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसमें एक बार। आम शोहरत है कि ये नौकरशाही पर अत्यधिक निर्भर रहने वाली सरकार है। मंत्री चाहते हैं कि ये सरकार चुनते नहीं, तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर बहुत से मंत्री जाकर मुख्यमंत्री तैयार होते हैं, सार्वजनिक रूप में कभी कभी कह देते हैं, विधायक कहते हैं कि अक्सर सुनते नहीं है, आगे क्यों नहीं सुनते। और उन्हीं लोग से अध्यक्ष हैं जिन पे इल्जाम है कि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, अकूत पैसा कमाया है, तमाम प्रॉपर्टीज बनाई है। तो आप कोई सिस्टम तो डेवलप होगा उसको जांचने का। जितने IAS अफसरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विजिलेंस की जांच हुई, पिछले 3 वर्ष आपने आंकड़ा दिखा दिया, सरकार ने जो बताया कितने लेखपाल मारे गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। हेमंत जी, इसमें जवाब लेते हैं। आलोक रंजन जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इसमें ये बहस 2 है। पहली बहस ये है कि पहली संपत्ति आपको घोषित करनी है, और दूसरी बहस ये भी है, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें यह कहना है कि जो CCS में कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस में 1972 में जो नियमावली बनाई गई थी, उसमें एक नियम है, नियम 48। उस नियम 48 में, जो इसका लॉ 48 है, उसमें यह कहा गया था कि उन अधिकारियों की पहचान की जाएगी, कर्मचारियों की पहचान की जाएगी जो कि ठीक से काम नहीं करते, और उनको हम जल्द से जल्द उनको सेवानिवृत्ति का हम रास्ता अपनाने वाले हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का पक्ष है कि अगर ऐसा होता है तो कब कौन सा अधिकारी सरकार की नजर में गलत साबित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, असक्षम हो जाएगा, इससे तो ऐसी नकेल कस जाएगी कि जो सरकार चाहेगी फिर वो काम करवाएगी नौकरशाह से। इसमें देखिए, एक स्क्रीनिंग कमेटी का प्राविधान होता है जो शासन के नियम है, और विशेष तौर पे ये लागू होता है कि जब 50 वर्ष की आयु हो जाती है किसी अधिकारी की, तो उसके बाद ये अनिवार्य है, शासन के नियम है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है और भी लोग अधिकारी होती है, और उसमें स्क्रीन आउट कर दिया जाता है ऐसे अधिकारियों को जो कि अक्षम है या भ्रष्टाचार में उनकी रेपुटेशन खरा है, या उनके काम करने की शैली ऐसी है जो कि वो अक्षम माने जा रहे हैं, तो उनको उससे वीड आउट कर दिया जाता है। लेकिन ये सही है कि ये एक्सरसाइज होती है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी होती हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसमें जो है वो क्लियर कर दिए जाते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी को इसमें पाया गया है कि इसको सेवा हटाया गया है या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसका कारण बताऊं क्या है? उसका कारण एक ये होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी में जो बैठती है, आमतौर पर वो लोगों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, उसको देखती है। उसमें आमतौर पर ऐसा रिवाज बना है कि बहुत जल्दी किसी को एडवर्स रिपोर्ट मिलती नहीं है। अधिकांश लोगों को संतोषजनक तो मिली जाती है, अच्छी भी मिल जाती है, अति उत्तम भी मिल जाती है। तो क्योंकि वहाँ मतलब एडवर्स देने में जल्दी किसी को एडवर्स रिपोर्ट नहीं होती जब तक कि उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की चीज साबित ना हो, या कोई आरोप चलना रहा हो, या कोई ऐसी बात सामने ना हो बिल्कुल। तो इस कारण स्क्रीनिंग कमेटी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। उसके पीछे इंटेंशन तो सही है, लेकिन अच्छा वो सही नहीं हो पाई है। अच्छा, आपने दूसरा सवाल जो पूछा, उसमें भी जो लोग अगर इसका विरोध करते हैं, उसमें एक बात ये जरूर आती है कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है, शासन से वो कमेटी गवर्नमेंट की बैठ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्टी इस समय जो पावर में हो वो किसी अधिकारी से अगर असंतुष्ट हो, ना चाहती हो, तो उसको जो है वो उसमें कहते भाई इनको आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। तो ये डर किसी लोगों के मन में रहता है। अच्छा, तो इसलिए लोग ऐसा कहते होंगे, पर बाय एंड लार्ज अगर सिस्टम ऑफ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉलो की जाए, जिसमें पूरे रिकॉर्ड देखे जाएंगे, पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद ही कार्रवाई होगी, तो ऐसा नहीं संभव है कि किसी के खिलाफ किसी और कारण से कार्रवाई हो जाएगी। रिकॉर्ड देख के ही कार्रवाई हो पाती है। लेकिन ये सही है कि स्क्रीनिंग कमेटी उतनी सफल नहीं हो पाई जितना इसका उद्देश्य था। बिल्कुल हाफिज जी, अभी आपने एक बात कही थी कि सरकार को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, और जिस तरह से सरकार ने 2017 में तो ये अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब याद आया 2021 में
तो यहाँ पर हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और कुछ यहाँ पर आंकड़े उन्होंने गिनाए कि 2012 से 2014 तक 60 आईएएस अफसरों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया था। तब आपकी सरकार ने क्यों काम नहीं किया? देखिए, ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये एनुअल रिटर्न या एनुअल जो सबमिशन है एसेट का, ये हर साल करना है सिविल सर्विस के रूल के हिसाब से। तो ये पॉसिबल है कि जो नेग्लिजिबल लोग हैं तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोग कर देने चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि वो एक व्हाइट पेपर लेकर आए कि कौन कौन से ऑफिसर्स, क्योंकि जैसा कि आलोक रंजन जी ने कहा कि 1 वार्निंग दे दीजिए, 2 वार्निंग दे दीजिए, 3 वार्निंग दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तब तक तो पब्लिक को ये राइट है जानने का कि वो कौन से अधिकारी हैं जो अपना ब्यौरा सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो एक व्हाइट पेपर सरकार लेकर आए और ये बताए, और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ उनको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देकर उसके बाद मैं समझता हूँ कि सरकार को ये ब्यौरा ये बताना चाहिए कि वो कौन से अधिकारी हैं। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम अधिकारी अभी के वक्त में निकलेंगे जिन्होंने ऐसा ब्यौरा नहीं दिया है। 2017 से तो मैं ही देखता हूँ और अब 2021 आ गया देखते देखते। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि केंद्र स्तर पर भी इसी तरह की कमोवेश सिचुएशन आपको मिलेगी देखने के लिए। हफीज जी संतुष्ट तो है ना, लेकिन आपकी सरकार चलिए कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती तो है, मंच पर बोल तो रही है कि अब हम भ्रष्टाचार को हम जल्दी समाप्त कर देंगे। देखिए, चूंकि हम यहाँ इंडिविजुअल केसेस नहीं गिना रहे हैं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस बता सकता हूँ कि जब एसएसपी का ट्रांसफर हुआ वो पूरे जिले के थाने बेच के दूसरे जगह चले गए और उनका कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखिए जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ जो आईपीएस ऑफिसर या जो छोटे अधिकारी होते हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बाकी कार्रवाई जो है नाम मात्र होती है और ट्रांसफर जो है कोई पनिशमेंट नहीं है, तो ज्यादातर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाथरस केस में आपने देखा कि किस तरह से हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सरकार ने ट्रांसफर नहीं किया था वहां से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, लेकिन बाद में जो है एक नॉर्मल ट्रांसफर करके उनको बहुत बाद में हटाया गया। तो अगर आप इंडिविजुअल केसेस गिनाने पे आएंगे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहां पर सरकार करप्शन के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आप पशुधन घोटाला ले लीजिए, आप होमगार्ड घोटाला ले लीजिए, आप जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो टीचर्स के क्षेत्र में रिक्रूटमेंट हुआ था, वहां जो पेपर लीक हुआ था वो ले लीजिए। बहुत सारे मैं आपको इंस्टेंसेस गिना सकता हूँ जहां सरकार ने जो जिनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उस पर किसी भी तरह का अमल नहीं किया और सरकार ने करप्शन को दबाकर बैठ गया। विजय जी, इन्होंने बिल्कुल सीधा आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार सिर्फ आंकड़े मांग रही है, लेकिन सरकार के पास जो मौजूदा आंकड़े हैं जिनके बारे में भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, जिनके ऊपर तमाम अभियोग पंजीकृत हैं, उनके विरुद्ध सरकार काम नहीं करती है। कुछ की बात का जवाब दे दूं, जो बुलडोजर से कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे तो बुलडोजर से हम भी फिरवाएंगे जो हमारी सरकार आएगी। कभी कभी बड़े नेताओं का भी मानसिक संतुलन इस तरह घूम जाता है। कभी बीजेपी की वैक्सीन कह देते हैं सरकार की, मतलब वैक्सीन को जो डॉक्टरों ने निकाली कोरोना की, अभी वो कह रहे हम भी बुलडोजर से बदला लें। अरे तो आप किससे बदला लोगे भाई, किससे बदला लोगे? बुलडोजर तो उन पर फिर रहा है जिनकी सरकारी जमीनों पर मकान बना रखे हैं, कब्जा कर रखा है 10-15 12 साल से, तो बनाए चले जा रहे हैं मल्टी स्टोरी, उन पर चल रहा है बुलडोजर। कोई आपके उस पर थोड़े चल रहा है कि किसी की जमीन पे चल जाए या बदला लेके अखिलेश जी की जमीन पे चल जाए। ये जो बदले की भावना से बोल रहे हैं इनके मुखिया जी, बड़ी अजीब सी बात है और दुखद है। और रहा जहां तक इसका सवाल एक्शन का, तो मैं आपको खाली एक उदाहरण दूंगा, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि कैसे सरकार चली थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। झांसी में एसएसपी में, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, वहां पर समाज सेवा में हूँ। झांसी में मैं था, नकली शराब हजारों लीटर में पकड़ी गई थी, बनती हुई अंदर जंगल में, गांव के बीच में, एक गांव में पकड़ के एसपी साहब खुद पहुंचे और सारा लेके पकड़ के ले आए, पकड़ के केस बना दिया। केस बनाने के बाद उनके ऊपर दबाव आया मुख्यमंत्री के यहाँ से, प्रमाणित करता हूँ, प्रमाण पे बोलूंगा, आया दबाव कि आप इनको छोड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा ये तो जहर है, इस पे कैसे होगा, बड़ी माफी मांगने लगे। उसके बाद इनके अब जो पार्टी में नहीं है दूसरे मंत्री जी, उन्होंने उनको धमकाया। रात को उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, सवेरे अदालत में पेश कर दी और 3 दिन बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया एसएसपी साहब को। यही कारण है जो आज मर रहे लोग नकली शराब से। ये वो प्रश्रय है जो नेताओं ने दे रखा था जिलों जिलों में, नकली शराब बनाओ और पैसा दो हमको मुख्यमंत्री जी के हिसाब में। ये जो मेरे विधायक से ले रहे थे वह आज भुगत रही है हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की।
योगी जी ने उन्हीं को ही ठीक किया है। आज पकड़ के आज जो नकली शराबें पकड़ी जा रही है, इनके अड्डे छुपा के बनाए गए थे नेताओं के प्रश्रय में, उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे नेता लोग। उसमें आईपीएस बेचारे आईएएस पकड़ नहीं पा रहे थे इनकी वजह से। आज वो मुक्त हैं। आज आईएएस आईपीएस को सबको कह रखा है आप पकड़ो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, आप पकड़िए। और पकड़ के 0 टॉलरेंस रखी हुई है योगी जी ने। ये भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि योगी जैसा मुख्यमंत्री आज हमारे यहाँ बैठा हुआ है। उनको ना कुर्सी से लालच है, ना उनको पैसे से लालच है, ना आगे ना पीछे कोई। इसी का एक मैं ठीक है, इसी का एक मैं जवाब ले लेता हूँ हफीज जी से। विजय जी, इसी का एक मैं जवाब ले लेता हूँ। हफीज जी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि जहां जहां पर बुलडोजर चल रहा है वो हर कोई उस घर के अंदर रहने वाला समाजवादी है? अपराधी भी तो हो सकता है ना। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बुक्कल नवाब जो एमएलसी थे समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी उनसे कहती थी भ्रष्टाचारी हैं और सीबीआई इंक्वायरी की बात करती थी। जब बुक्कल नवाब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा से एमएलसी बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी की बात नहीं करती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है? नहीं तो आपकी पार्टी में, आप एक चीज बताइए, बीएसपी से, कांग्रेस से कोई भी ऐसी पार्टी इस वक्त नहीं बची है जिससे कि बड़े नेता आपकी पार्टी में नहीं आए हैं। तो आपके पास भी है क्या कुछ ऐसा सिस्टम? चलाया जा रहा है। आज मुझे ये विजय खेड़ा जी बताइए, आप बुक्कल नवाब की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? या बुक्कल नवाब के खिलाफ क्यों सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो बार बार सीबीआई इंक्वायरी की बात करते थे। आज क्योंकि वो बुक्कल नवाब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो साफ सुथरे हो गए। मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस गिना सकता हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लैंड माफिया पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है। आप एक्शन दीजिए, लेकिन वो एक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। आपको दूसरी पार्टी को सुनने का मौका देना चाहिए, क्योंकि कानून के ऊपर कोई भी नहीं। समझ गई आप। मेरा सीधा सवाल है, ठीक, आपकी बात मैं बिल्कुल सटीक समझ गया। इसका मैं जवाब लेता हूँ निरंजन जी से। चलेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी से कोई भ्रष्टाचारी जुड़ा हुआ है, मुझे एक भी एक्शन बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा पदाधिकारी। ठीक, समझ गया मैं आपकी भावना को, मैं यहाँ पर समझ गया। हफीज जी की मेन भावना ये है यहाँ पर, निरंजन जी, इनका ये कहना है कि हमारे माफिया को तो आप माफिया चिल्लाते हो और आपका माफिया नेता हो जाता है, आपका माफिया बहुत ही अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए आलोक जी, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। ये जो वॉशिंग मशीन की बात हर जगह बहुत बार मैंने सुनी है कि भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री है क्या, जो उसमें गोता लगा लेता है वो पाक साफ हो जाता है। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद में आपने देखा होगा कि एक सिंगल रुपए का केंद्र सरकार के ऊपर किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो एक मैनिपुलेटेड आरोप ये राफेल के टाइम पे लगाया गया था, उसकी भी हवा निकल गई, वो भी गुब्बारा इनका फूट गया। अब ये जो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है या गंगोत्री है या जो भी ये बात करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊं तो आलोक जी, देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने जो शुरुआत में बोला था, यथा राजा तथा प्रजा, आपका कप्तान जैसा होगा आपको वैसा ही चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी अतीत में विश्वास नहीं करती। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक बात कही थी कि अब हमें नकारात्मक राजनीति को छोड़ करके सकारात्मक राजनीति की तरफ जाना है। 2014 से पहले किसने क्या किया क्या नहीं किया वो हम उसके ऊपर ज्यादा हम उसको ज्यादा हम नहीं देखेंगे उसको, लेकिन अब जो आगे जो चल रहा था इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए और इसके अंदर वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो 2014 से पहले पिछले 68-70 सालों के अंदर हुई है। और इसी के ऊपर इस सरकार ने फोकस किया है। अदरवाइज देखिए सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, जैसे हफीज जी कह रहे थे कि आप उनको पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, अगर इस तरीके से पकड़ने लगेंगे ना तो मैं आपको बता दूं आलोक जी कि इस देश की जेलों के अंदर जगह नहीं बचेगी। इतने सारे लोग अंदर चले जाएंगे पक्ष विपक्ष के, मैं उसके अंदर सबका कह रहा हूं पक्ष विपक्ष के। तो इसलिए ये सरकार इस नीति पे चल रही है कि अब इसको जो जब जागो तब सवेरा, जहां से शुरुआत करो अब यहां से शुरुआत करी है और यहां से हमें आगे सारी चीज को क्लीन करते चले जाना है और आगे अपने आप सारी ठीक हो जाएगी। अब बुक्कल नवाब की जैसे इन्होंने बात करी, अब मुझे एक बात बताइए, जो बुक्कल नवाब अब भारतीय जनता पार्टी में है, जिस भारतीय जनता पार्टी की कैप्टनसी अगर मान लीजिए योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, तो बुक्कल नवाब अब भ्रष्टाचार कैसे कर लेंगे? पहले तो उनको आगे भी पहुंचाना था, ऊपर भी देना था। और जब आदमी 100 रुपए ऊपर देता है तो 50 रुपए अपने भी निकालने की कोशिश करता है। तो देखिए ये गंगोत्री और इसी से ही जुड़ी हुई बात को मैं सीधे पूछना चाहूंगा, आलोक रंजन जी आपके पास आना चाहूंगा।
आपने बहुत साल ब्यूरोक्रेसी में आपने काम किया है, पूरे सिस्टम को आप जानते हैं। ये सवाल माफिया वाला इसलिए मैंने यहां पर उठाया क्योंकि तमाम ऐसे माफिया हैं जिस पर ईमानदार आईपीएस हो, आईएएस हो आते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके बाद सरकार का हंटर उनके ऊपर चल जाता है कि ये तो हमारा आदमी है, तुमने इसको गिरफ्तार क्यों किया, तुमने इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत क्यों किया। और जिस तरह से अब सरकार इस कदम पर बढ़ रही है कि चरित्र प्रमाण पत्र हम देंगे, हम डिसाइड करेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो कार्य प्रदर्शन है वो कैसा रहा है। ये डर है कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिकारी हैं उनको ये कहना है जब हम सरकार के अगेंस्ट जाकर कुछ हम कार्रवाई करेंगे तब हमारे ऊपर फिर एक्शन होगा। रंजन साहब एक बात और बताइएगा, जो लोग प्रॉपर्टी नहीं भरते हैं, आपकी क्या सलाह है, क्या एक्शन होना चाहिए, ये अफसर आप सजेस्ट करें आप। रंजन जी, तो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्रवाई करी जा सकती है, उनका सस्पेंशन किया जा सकता है, उनकी इंटीग्रिटी रोकी जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम लोगों के जो मूल्यांकन होता है उसमें ये कॉलम होता है कि इंटीग्रिटी सर्टिफाई की जा रही है नहीं, उसमें साफ साफ अगर लिख दिया जाए कि इंटीग्रिटी सर्टिफाई नहीं की जाती है तो ये बहुत बड़ा एक लांछन होता है अधिकारी के खिलाफ। उसके बाद वो अधिकारी ना प्रमोट हो सकता है, ना उसको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, ना कुछ मिल सकता है। सीधे उसमें इंटीग्रिटी के कॉलम में ये लिखा जा सकता है कि इंटीग्रिटी नॉट सर्टिफाइड। अगर इतना हो जाए तो वो अपने आप में ही एक बड़ा भारी एक वो चीज हो जाती है अधिकारी के खिलाफ। और रही बात, ये सही है कि अधिकारी, ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी बुरे हैं, बिल्कुल अधिकारी आईएएस आईपीएस वाले भी मैंने देखा है अपने बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कार्रवाई करी है और उन्होंने भी करी है। और करप्शन के खिलाफ हम लोग जहां मौका मिलता है कि तो सामने आता है कार्रवाई करते हैं। माफिया के खिलाफ भी बहुत कार्रवाई करी है हम लोगों ने। हमें मुझे याद है 1991 में मैं जिलाधिकारी गाजियाबाद था, तो मुझे याद है उस समय पूरे माफिया के खिलाफ इतनी कार्रवाई करी थी हमने, हमारे एसएसपी ने, कि माफिया गाजियाबाद छोड़ के भाग गए थे पूरा। और ये इंडिया टुडे में पूरा फ्रंट पेज में रिपोर्ट हुआ था और तो उसकी न्यूज थी पूरी इंडिया टुडे की 1991 की, वही तक मुझे याद है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या पहले भी रही है, हमेशा रही है, रहती है। इसको थोड़ा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कहीं कहीं अगर जो लोगों को अगर राजनीतिक तरीके से कहीं संरक्षण मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कभी कभी कोई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पर्सनल गेन के लिए दब जाते हैं। हालांकि उनको दबना नहीं चाहिए कार्रवाई करने में, जो नियम और उससे कानून से कार्रवाई हो रही है तो चाहे कोई भी सिफारिश करे, कोई भी उनके ऊपर दबाव डाले, उनको नहीं दबना चाहिए, पर लोग दब जाते हैं। ये मैं कहूंगा कमजोरी कई अधिकारियों की भी है कि वो दब जाते हैं, इसलिए कि मुझे अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, इसलिए कि मुझे अच्छी तैनाती मिल जाए। वही तो, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र तो फिर ऊपर से ही हो रहा निर्धारित, उनको नहीं दबना चाहिए। इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी पूरी रहनी चाहिए और थोड़ा फेस करना चाहिए सिचुएशन। बिल्कुल। हेमंत तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, हेमंत जी बोलिए। बस तो सवाल बैठे हैं हमारे बड़े भाई जैसे हैं, जिनको बड़ा सम्मान करता हूँ और देश के श्रेष्ठ आईएएस अफसरों में शुमार रहे हैं। बिल्कुल आलोक रंजन जी, और बढ़िया डिलीवरी रही है। लेकिन दो चीजें आप बताएं, क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन ब्यूरोक्रेट्स को समय के पहले प्रतिनियुक्त की समय पूरा होने के पहले उनके आचरण या गोपनीयता के आधार पर राज्य सरकार में वापस कर देती है, वो राज्य सरकारों में बहुत ये तो पहले से कब तक होता है। एक तो ये, दूसरा एक प्रश्न, इसमें कोई शक नहीं, पिछले कुछ दशकों में ब्यूरोक्रेसी पर करप्शन के बड़े चार्जेस लगे हैं और बहुत से प्रूफ भी हुए हैं और 80% ऐसे जिसमें किसी की निगाह नहीं गई। लेकिन अगर एक ईमानदार अफसर, जो निहायत ईमानदार, अभी एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, एक अधिकारी है जिनकी बड़ी अच्छी छवि है, पब्लिक से जुड़ा व्यक्ति रहा है, विकास कोठलवाल, अभी 15 दिन पहले घटना है। विकास कोठलवाल को, जो सचिव नगर विकास और जल निगम के एमपी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने प्राक्कलन समिति की बैठक में इतना बेइज्जत किया कि आपको पार्टी ने बना, इतना बेइज्जत किया तो आदमी आईसीयू भर्ती हो गया, 5-6 दिन भर्ती रहा, लौटा नहीं। तो ऐसी सूरत में ईमानदार अधिकारी कैसे काम करेगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। जो करप्ट अधिकारी है उनके खिलाफ वाकई क्यों नहीं उनकी जांच हो पाती, उनकी प्रॉपर्टी। आलोक जी, बात उन्होंने, हेमंत जी ने बिल्कुल सही कही। ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं या मेहनत से काम कर रहे हैं, तो कई बार उनको काफी कुछ इसके लिए सामना करना पड़ता है, काफी प्रताड़ित भी हो जाते हैं वो लोग इसके लिए, इसलिए, और काफी सफर भी करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये ट्रांसफर का एक ऐसा जो चलता रहता है हथियार अधिकारी के ऊपर रहता है कि जहां कोई ऐसा हुआ तो आपको ट्रांसफर करके आपको एक खराब पोस्टिंग में भेज दिया जाएगा या ऐसे जगह भेज दिया जाएगा, तो आदमी एकदम, अधिकारी लोग इससे काफी घबरा जाते हैं। बिल्कुल, तो ये उन्होंने बात सही कही
कि जो, और जैसे उन्होंने अभी घटना बताई विकास गोटलीवाल की, तो इस तरह मुझे मालूम नहीं था, पर बहुत दुख हुआ। तो मैं भी जानता हूँ विकास गोटलीवाल 100% ईमानदार और बहुत बढ़िया अधिकारी है, और अगर उसके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ तो वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छे और ईमानदार अधिकारी के उसकी ईमानदारी की, उसके अच्छे काम की, उसकी इज्जत होनी चाहिए। तो मैंने दोनों चीज होनी चाहिए, जहाँ जो करप्ट है, बेईमान है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो ईमानदार है, अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहन मिले, उसके साथ बदसलूकी न की जाए और उसको सपोर्ट किया जाए। और जैसे किसी एक पूर्व वक्ता ने भी कहा है, टेन्योर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, 2 साल का टेन्योर हो या 3 साल का टेन्योर हो, वो बिल्कुल हो, और उसके पहले कोई अधिकारी शिफ्ट ना करा जा सके जब तक कि गंभीर भ्रष्टाचार की कोई बात सामने साबित होकर ना आ जाए, तब तक उसको वहां रहने देना चाहिए। तब वो रिजल्ट भी दे पाएगा आप, तब वो ऐसे काम करके दिखाएगा कि आपको परिणाम सामने दिखाई पड़ेंगे। और आप 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में हटा देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से अपने तर्क रखे, आपने आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर बात की। आलोक जी ने बहुत ही अच्छे से पूरी ब्यूरोक्रेसी का पक्ष यहाँ पर रखा है कि अधिकारी के मन का डर क्या होता है, नेता का क्या पक्ष होता है, और अगर कहीं पर कार्रवाई होती है तो ये एक सिस्टम है, हम सब सिस्टम के अंदर काम करते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि नौकरशाह पर आप हंटर जरूर चलाइए अगर वो भ्रष्ट है, लेकिन उन नेताओं को भी मत भूलिए जो कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए।